नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। तो यूपी में विधान परिषद के सभापति पद को लेकर रार शुरू हो गई है। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। सपा और बीजेपी के बीच इस कुर्सी को लेकर खींचतान मची हुई है। बीजेपी के एमएलसी को प्रोटेम स्पीकर नामित कराने की तैयारी है। एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। सपा के पास विधान परिषद में सबसे ज्यादा एमएलसी है, तो जो गेंद है वो फिलहाल सपा के पाले में है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सभापति का पद किसे मिलेगा और कौन बाजी मारेगा। तो यूपी में विधान परिषद के सभापति पद को लेकर खींचतान जारी, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सभापति पद पर बाजी मारेगा, चाहे बीजेपी हो या फिर सपा हो। हालांकि फिलहाल जो चांसेस हैं वो सपा के ज्यादा है, क्योंकि सपा के एमएलसी विधान परिषद में ज्यादा संख्या में है। आंकड़ा ज्यादा सपा के पास है। तो ऐसे में फिलहाल आसार यही है कि जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ही कोई दावेदार सभापति पद का उम्मीदवार हो सकता है। तो सपा और बीजेपी के बीच इस कुर्सी को लेकर खींचतान मची हुई है। बीजेपी के एमएलसी को प्रोटेम स्पीकर नामित कराने की तैयारी है। वहीं एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है। लेकिन सपा के पास विधान परिषद में सबसे ज्यादा एमएलसी हैं। तो ऐसे में जो सपा का उम्मीदवार होगा, फिलहाल यही कयास लगाया जा रहा है कि सपा का उम्मीदवार ही इस रेस में जीत सकता है, यानी कि सपा का उम्मीदवार ही इस रेस में जीत हासिल कर सकता है। लेकिन बीजेपी भी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। एमएलसी मानवेंद्र सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। तो बीजेपी के एमएलसी को प्रोटेम स्पीकर नामित कराने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लखनऊ से खबर है, जहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। राज्य सरकार ने संक्रमण के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों में ढील दी है। सीएस आर के तिवारी ने मामले में नई गाइडलाइन जारी की है। ये 1 फरवरी से प्रदेश में लागू होंगी गाइडलाइन। नई गाइडलाइन के तहत किसी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे में निर्धारित क्षमता का 50% पर एक समय में अधिकतम 200 व्यक्ति तक अनुमति दी गई है। यह अनुमति फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ होगी। जबकि पहले यह अनुमति महज 100 लोगों के लिए थी। वहीं खुले स्थान पर, ये मैदान पर क्षेत्रफल की 50% से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा। और जो कि पहले ये जो आंकड़ा था ये 40% ही दिया गया था, लेकिन अब 50% कर दिया गया है। तो काफी बदलाव किए गए हैं गाइडलाइन में। जो नई गाइडलाइन जारी की गई है और 1 फरवरी से ये लागू हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ढील दे दी गई है। जो प्रतिबंध लगाए हुए थे कोरोना के मद्देनजर, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, ऐसे में काफी प्रतिबंध लगाए गए थे, जो कि धीरे धीरे करके जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तब से कम हो रहे हैं। अब ऐसे में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो कि 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। तो प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। राज्य सरकार के संक्रमण के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों में जो ढील दी गई है वो कुछ इस तरीके से है। आपको बता दें कि इसमें अब जो क्षमता थी हॉल या फिर खुले मैदान में किसी भी तरह का अगर आयोजन होगा, तो 40% की क्षमता के तहत यहाँ पर स्वीकृति दे रखी थी, लेकिन अब वो 50% कर दी गई है। यानी कि पहले अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते थे किसी भी बड़े आयोजन में, लेकिन अब 200 व्यक्तियों तक को शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंड वॉश की जो अनिवार्यता है वो जारी रहेगी। तो वहीं मुरादाबाद हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कोहरे की वजह से बस और ट्रक में भिड़ंत हुई। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ था। ओवरटेकिंग की वजह से दुर्घटना हुई। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि ओवरटेकिंग की वजह से ये दुर्घटना हुई, यानी कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी। और ये कहा जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी उस वक्त मौजूद थे कि यह हादसा इस वजह से हुआ क्योंकि ओवरटेकिंग करने की कोशिश की जा रही थी, और इसी वजह से इस भीषण हादसे का शिकार कई लोग हो गए। आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच चुकी है, यानी कि 10 मौत का आंकड़ा, और वहीं 25 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। तो काफी भीषण सड़क हादसा, बस की टक्कर हुई ट्रक से,
और इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई, 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त संज्ञान लिया, साथ ही दुख व्यक्त करते हुए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। तो जो घायल हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपए और साथ ही जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोहरे की वजह से बस और ट्रक में भिड़ंत हुई, हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ओवरटेकिंग की वजह से यह हादसा हुआ। आज जो है वो 8 बजे के आसपास जो मुरादाबाद से आगरा हाईवे है उस पे यहाँ से मुरादाबाद से 8 किलोमीटर पे एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें प्राइवेट बस जो बिलारी की तरफ से आ रही थी वो एक ट्रक और एक डीसीएम से उसकी जो है वो टक्कर हुई थी। उसमें जो है वो 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 9-10 के ही आसपास लोग जो है वो घायल हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 9 लोग अब तक जो है घायल रिपोर्ट किए थे, जो वहाँ से भिजवाया गया था हम लोगों के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से। तो उनका उपचार कैसे हो रहा है ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे और इस घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। तो इसमें उन्होंने जो मृतक के आश्रित हैं उनको जो है 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। आगरा से खबर है जहां पर 24 घंटे में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, आबकारी और पुलिस महकमे में हड़कंप। पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी मौत की वजह। आगरा के एतमादपुर इलाके का ये मामला है जहां पर जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर इन लोगों की मौत किस वजह से हुई है। तो 24 घंटे में लगातार 3 मौतें हुई हैं जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा में जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आबकारी और पुलिस महकमे में इस मौत की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह साफ होगी, यानी कि खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मौतें हुई किस वजह से हैं। तो आगरा के एतमादपुर इलाके का ये मामला है। फिलहाल आशंका यही जताई जा रही है कि जहरीली शराब की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। तो पुलिस मौके पर मौजूद है और साथ ही आपको बता दें कि तफ्तीश में जुड़ी हुई है पुलिस। ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए इन शवों को भेज दिया गया है और जब ये रिपोर्ट आएगी, यानी कि रिपोर्ट से ही खुलासा हो सकेगा कि आखिर क्यों ये मौतें हुई अचानक से। 24 घंटे में एक के बाद एक 3 मौतें हुई हैं, लेकिन फिलहाल आशंका जहरीली शराब को लेकर लगाई जा रही है कि जहरीली शराब की वजह से शायद ये मौतें हुई। बहरहाल इस बारे में अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर ये मौतें जहरीली शराब की वजह से हुई तो आबकारी विभाग के ऊपर कई सवाल खड़े हो जाएंगे। मोहित सिसोदिया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, आगरा में 24 घंटे में एक के बाद एक 3 लगातार मौतें हुई हैं, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और सबसे ज्यादा जो परेशानी की बात यह है कि अगर जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब की वजह से मौतें हुई हैं, तो वाकई में आबकारी विभाग की कार्यशैली के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अब तक जैसे 3 लोगों की मौत की जो बता रहे हैं, अब तक कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति की और मौत हुई है। परिजनों ने बताया है कि ये रात भर पलटी करते रहे थे और इन्होंने शाम को जहरीली शराब ही पी थी। गांव बड़ी गज्जू, नगला तुलसी सहित एतमादपुर तहसील क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां पर अवैध शराब का कारोबार जोरों से चलता है, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठते हैं कि जब इतनी शराब का कारोबार चल रहा है और उस पर पुलिस और आबकारी विभाग का आखिर क्यों कार्रवाई नहीं करता है, आखिर इन्हें क्यों बचा रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत है, क्योंकि कई लोगों की मौत हुई। पुलिस ने अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। टीमें गठित कर जांच की जा रही है, आबकारी विभाग भी जांच में लगा हुआ है, लेकिन अब तक क्या सोता रहा पुलिस विभाग और आबकारी विभाग, क्या रहा कारण, ये मुख्य बिंदु है। जी ठीक मोहित, क्या परिवारजनों का क्या कहना है, किस वजह से मौत हुई? क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई खुलासा की? क्योंकि अगर जहरीली शराब की भी आशंका जताई जा रही है तो परिवार को तो इस बात की जानकारी होगी कि युवक ने शराब पी थी या नहीं पी थी, किसके बाद तबीयत खराब हो गई, अचानक से मौत हो गई, क्या परिस्थितियां रही?
बिल्कुल, परिजनों का साफ कहना है कि शाम को ये शराब भी पीती और शराब पीने के बाद में इनकी मौत हुई है। वहीं एक परिवार ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाया है कि इस संबंध में शाम को थाना एतमादपुर में तहरीर दी गई थी कि अवैध शराब पीने के कारण व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कार्रवाई से क्यों बचती नजर आ रही है। जी ठीक, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है फिलहाल? अब तक पुलिस का कहना है कि एक व्यक्ति का शव कब्जे लेकर के उसे पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरीके से आती है उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी क्षेत्राधिकारी एतमादपुर ने गांव गड़ी गज्जू के सरसों के खेत से करीब 3 बोरे अवैध जो पौवे थे उन्हें पकड़ा है। खाली पौवे थे, रैपर थे, ढक्कन थे, वो बरामद किया है। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार जोरों से चल रहा है। जी ठीक मोहित, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पोस्टमार्टम के बाद ही साफ होगी मौत की वजह। जहरीली शराब पीने से फिलहाल जताई जा रही है कि इन लोगों की मौत हुई है। क्या नाम है आपका? लालू प्रसाद। क्या घटना हुई आपके घर में? पापा जी आए थे शाम को शराब पी के 6-7 बजे करीब खेतों से घूम के। रात में अचानक तबीयत खराब हो गई। कम हो गई। अच्छा, कहाँ से शराब ली थी उनको पहले मिली? गड़ी गज्जू से। गड़ी गज्जू में ठेका है, कहाँ से शराब ली थी? नहीं, वो वैसी बनती है लोकल में। अलग से शराब बनती है? हाँ तो और भी कोई लोगों की डेथ हुई है आसपास? जी, 4-5 हो गई। शराब पीने से हुई है? हाँ। अच्छा, कब कैसे कैसे निकले थे और कौन कौन लोग साथ में थे, कुछ पता है उनका? नहीं, वो तो खेतों पे जाते हैं, खेतों में घूमते। हम ये थाना क्षेत्र एतमादपुर में 2 लोगों की कर रहे हैं कि शराब पीने से हुई है। क्या कुछ मामला है पूरा? ये थाना एतमादपुर में नंगला तुलसी गांव में एक व्यक्ति की कल रात मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पे मैं और थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम करा के मृत्यु का कारण स्पष्ट कराया जाएगा। परिजनों का आरोप है भी शिकायत की जा रही है, उसको जांच करवा के कार्रवाई कराएंगे। कल कोई तहरीर अखबार गांव से ही पहुंची थी कि उसकी डेथ शराब पीने से हुई है, उस पर भी कार्रवाई है? कल जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें पोस्टमार्टम कराया गया था। उसकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक आया है और उसके क्योंकि नेचुरल डेथ हुई है उसकी, तो उसमें अभी कोई मुकदमा या रुक करेंगे खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर समेत आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, रोक लगा दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। तो गाजीपुर समेत आसपास के इलाकों में फिलहाल इंटरनेट पर रोक। 8 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं किसान। सद्भावना दिवस मना रहे हैं किसान। आपको बता दें कि जिस तरीके से 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, उसके बाद किसानों ने ये ऐलान किया था कि 30 जनवरी को किसान उपवास रखेंगे और साथ ही प्रायश्चित करेंगे जो कि हिंसा 26 जनवरी को हुई उसको लेकर, और सद्भावना दिवस मनाएंगे। तो उसी के तहत ये सद्भावना दिवस मना रहे हैं किसान और आज का उपवास रखा है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है, मजबूत होता जा रहा है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर गलत वीडियोज या फिर भड़काऊ पोस्टर्स किसी तरह के पोस्ट अगर वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन उग्र हो सकता है। तो इसी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाकों में गाजीपुर समेत इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी भी पहुंचे हुए हैं किसानों से मिलने के लिए और साथ ही आंदोलन के समर्थन के लिए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रिया राणा ने। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी यहां गाजीपुर पहुंच चुके हैं। आइए हम इनसे ही जानते हैं। सर, सभी पार्टियां आप समझ कल भी पार्टी से लोग आए थे, आपको लगता है कि ये आंदोलन अच्छे से उभर हो जाएगा? देखिए, आंदोलन कभी उग्र नहीं हो सकता। किसानों को समर्थन देने पहले सिवाय भाजपा की सरकार और दिल्ली में सबसे पहले लागू होने वाले अरविंद की सरकार, जो राजनीति हर जगह हमारे नेता ने जब ये काले कानून पास हुए और लाए गए, तब से पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक की लड़ाई रही। जब किसानों का जब किसानों ने दिल्ली कूच किया, आज किसान 64 दिन से ज्यादा यहाँ बैठा है, 180 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। आखिर सरकार को और क्या सबूत पेश करें कि किसान हिंसक नहीं है, किसान अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला एक कृषक है जो अपने परिवार का और देशवासी
देशवासियों का पेट भरता है। उनको बदनाम करने की साजिश 26 तारीख को जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसकी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री आखिर विफल कैसे हो गए? देश हाई अलर्ट पर है और लाल किले पे जहाँ ध्वजा है, ठीक है, हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है वहाँ पे झांकियां जहाँ नहीं होनी चाहिए, परेड को छोटा क्यों कर दिया गया? उसकी सुरक्षा क्यों कर दिया गया? देश हाई अलर्ट होने के बावजूद वहाँ सामाजिक पहुंच कैसे गई और किसानों को ये बदनाम करने के लिए आधार बनाया जा रहा है। इसकी जांच करके सामने जो आया है भाजपा के कार्यकर्ताओं को नजर आएगा। लेकिन परसों भी जहाँ यहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई थी, अल्टीमेटम प्रशासन की तरफ से भी दे दिया गया था, उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पहुंचे जिन्होंने इस माहौल को खराब करने की कोशिश की। असामाजिक तत्व नहीं, वही लोग थे जिन्होंने 26 तारीख को किसानों के आंदोलन को बदनाम किया। तस्वीर सामने है, आप लोगों के चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपके मीडिया चैनलों को जिन्होंने तस्वीरें उजागर। वो लोग भाजपा के पदाधिकारी नहीं, चुने हुए विधायक नहीं, आखिर किसान वो भी घर से उस कोख से पैदा हुए। तो ये तस्वीरें किसान आंदोलन की, जहां पर किसान उपवास करने बैठे हैं आज के लिए, और आज सद्भावना दिवस के रूप में किसान आज का दिन मना रहे हैं, साथ ही उपवास रख रहे हैं। आपको बता दें कि ये उपवास किसानों ने इसलिए रखा है क्योंकि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, किसानों का कहना था कि वो उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं और ऐसे में वो आज ये उपवास रखेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र ये इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, जिसकी वजह से कोई भी माहौल बिगाड़ने के लिए किसी भी तरह का वीडियो या पोस्ट वायरल ना हो, भड़काऊ पोस्ट वायरल ना हो, भड़काऊ वीडियो वायरल ना हो, जिससे कि यह आंदोलन उग्र हो जाए या गलत दिशा की तरफ मुड़ जाए। तो ऐसे में ध्यान में रखते हुए, सावधानी बरतते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो 8 घंटे की भूख हड़ताल पर फिलहाल किसान बैठे हैं, सद्भावना दिवस मना रहे हैं। इसके साथ ही अनिल कुमार चौधरी, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष, भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसानों के समर्थन के लिए।